हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप इस ढंग से समझाया गया है ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी सभी क्वेश्चंस को समझ सके। आइए इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का सॉल्व पेपर देखते हैं। एक्सरसाइज का यह पहला क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह हम 2d मान लेते हैं। तो ये हम मान लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम दो तरह का फोर्स निकालेंगे। एक बार कि जब उसका दूरी अपना ओरिजिनल दूरी ही हो, दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी जब 2d हो उस टाइम फोर्स क्या होगा, और दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी को अगर आधा कर दिया जाए उस टाइम फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम F1 निकालते हैं। F1 यानी जब उनके बीच की दूरी 2d ही हो उस टाइम जो फोर्स होगा उसको हम F1 से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि F के लिए फॉर्मूला होता है Gmm/d²। तो यहाँ पर d जो है यानी डिस्टेंस हुआ है 2d, इसीलिए 2d का स्क्वायर नीचे लिख दिया गया। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि जब दोनों के बीच का दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी 2d है उसका दूरी को घटा के d कर दिया जाए, तो उस टाइम जो फोर्स लगेगा उसको हम F2 द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो F2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Gmm/d²। d² इसलिए क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है वो 2d से घटाकर t कर दिया गया। इस प्रकार हमने दो इक्वेशन बना लिए, पहला है F1 और दूसरा है F2। तो ये दो इक्वेशन बनाने के बाद हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को ऊपर में लिख लेंगे, F1 का और F2 का। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भागा दे देंगे। ऐसा करने के बाद हमको मिलेगा F1 डिवाइडेड बाय F2 लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। F1 का जो वैल्यू हमने निकाला है पहले उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद हम भागा का चिन्ह लगाएंगे और F2 का जो वैल्यू है हमारा Gmm/d² उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये ठीक वैसे ही किए जैसा कि हम मैथ्स में करते रहे हैं। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहला टर्म जो है हमारा Gmm/2d का होल स्क्वायर उसको वैसे ही हम लिख देंगे। अब जो भागा का चिन्ह है इसको हम मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने के बाद सेकंड टर्म में जो है हमारा Gmm/d², इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये फाइंड किया। अब इसमें जो सभी कैंसिल आउट होगा सभी को कैंसिल आउट कर देंगे और लास्ट में हमारा क्या बचेगा न 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यानी हमने क्या पाया न F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसी इक्वेशन से हम आप लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 4F1, यानी F2 जो होगा वह 4 टाइम्स अधिक होगा F1 का। तो अब हम लिख सकते हैं कि आकर्षण बल जो है वह 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो आकर्षण बल क्या होगा। तो डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह पहले से 4 गुना हो जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। देखिए, क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वह द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी द्रव्यमान अगर अधिक तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, द्रव्यमान कम हो तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो ऐसा होने के बावजूद भी एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है ये हमें बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि
F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह के सामने हो तो उसके लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके लिए हम लिख सकते हैं GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल M जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान को इंडिकेट करता है और स्मॉल m पृथ्वी के सतह के सामने अगर कोई वस्तु है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं उसकी द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। नीचे जो R है वह पृथ्वी की रेडियस को बताती है, इसलिए हम लिख सकते हैं GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसी इक्वेशन को अब हम एक्सपेंड करेंगे। अब F के जगह पर हम ma पुट कर सकते हैं क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है जो कि गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं। इसलिए F के जगह पर ma हम पुट कर दिए। बराबर का चिन्ह देने के बाद जो है GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर जैसा है उसको हम वैसे ही लिख दिए। तो अब इस इक्वेशन में स्मॉल m आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हम पाएंगे A इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी किसी भी वस्तु जो पृथ्वी के सतह के समीप स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही हो उसका त्वरण क्या होगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो है ये किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण होगा। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कहीं भी स्मॉल m नहीं है क्योंकि स्मॉल m जो है वो पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के समीप अगर कोई वस्तु गिर रही है स्वतंत्र रूप से नीचे तो उसकी जो नीचे की ओर जो त्वरण होगी वह उसके द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट होगी, यानी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं गुरुत्व त्वरण, जिससे स्मॉल g द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह के समीप स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण लगभग होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण जो है इस पर निर्भर नहीं करेगा कि वस्तु छोटी है या बड़ी है, हल्की है या भारी है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्व बल का परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। देखिए कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। तो हमें बताना है कि पृथ्वी इस वस्तु को कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बल हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है GMM डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो यहाँ D के जगह पर हम R का प्रयोग करेंगे क्योंकि पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी के सतह का जो डिस्टेंस है वह पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी D के जगह पर हम R लिख सकते हैं। इसीलिए F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि G जो है कैपिटल G इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M जो है वह है पृथ्वी की द्रव्यमान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। स्मॉल m जो है वह है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो कि 1 किलोग्राम है और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी सभी का वैल्यू हमको पता है। अब हमें क्या करना है ना, इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है और गुना और भागा करके उसका रिजल्टेंट वैल्यू को निकाल लेना है। चूंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हमारा मकसद गुना और भागा सिखाने का नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हैंडल कैसे किया जाए। तो जब आप इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन। और उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे।
इस प्रकार पृथ्वी और उस वस्तु के बीच का जो बल होगा वह होगा लगभग 9.8 न्यूटन। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। देखिए, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी जो है ये चंद्रमा को मान लेते हैं F1 बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी को F2 बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि क्या F1 या F2 आपस में बराबर हैं, या F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का आकर्षण बल अधिक है या चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक है या दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह है क्वेश्चन और ये हमें बताना है। तो चूंकि हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम से जानते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया का बल आपस में बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम कह सकते हैं कि F1 का जो परिमाण होगा वह F2 के परिमाण के बराबर होगा। लेकिन F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि F1 का परिमाण जो है वह बराबर होगा F2 का परिमाण से, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया है यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। इसका जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को समान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी का त्वरण चंद्रमा की अपेक्षा बहुत कम होता है और यही कारण है कि पृथ्वी का त्वरण प्रतीत नहीं होता है। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को एक समान बल से आकर्षित करते हैं, लेकिन पृथ्वी की द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण इसकी त्वरण नगण्य प्रतीत होती है और इसी के कारण जो है पृथ्वी का त्वरण जो है वह हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि। देखिए, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 तरह की स्थिति दी हुई है। प्रत्येक स्थिति पर विचार करके हमें उसका जवाब लिखना होगा। पहला स्थिति है कि गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि अगर वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दिया जाए। और तीसरे जो क्वेश्चन है वह है कि अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं, तो हमें प्रत्येक स्थिति का अलग अलग से कैलकुलेशन करना होगा। तो आइए पहली स्थिति पर हम विचार करते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। केस नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। मान लिया कि कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान की 2 वस्तुओं के बीच की दूरी d है। ये हम मान लेते हैं कि 2 वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान कैपिटल M है, एक का द्रव्यमान स्मॉल m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय d²। और दूसरा स्थिति लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू GM गुना 2m डिवाइडेड बाय d²। यहाँ पर F1 जो है ये उस स्थिति का बल है जब दोनों का द्रव्यमान अपना ओरिजिनल वैल्यू पर हो और F2 जो है उस स्थिति का बल है जब उसमें एक द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देंगे। इस प्रकार F1
और F2 का 2 इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय F2, फिर बराबर का साइन देंगे और F1 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर उसको पुट कर देंगे। अब भागा का चिन्ह देंगे और F2 का जो वैल्यू है ऊपर में हम लिखे हैं GM2M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर उसको पुट कर देंगे। अब बराबर का चिन्ह देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला टर्म जो है GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वो जैसा है उसको वैसा ही लिख दिए। अब जो भागा का चिन्ह है इसको हम गुना के चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड टर्म जो है GM2M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, इसमें जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके लिख दिए। इसमें जितने सारे चीज एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे सभी को कैंसिल आउट कर देंगे। लास्ट में सिर्फ हमारा बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमने क्या पाया, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 2F1, यानी जो F2 है वह F1 का दोगुना हो जाएगा, यानी एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देने पर जो आकर्षण बल है वह दोगुना हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं कि आकर्षण बल जो है वह दोगुना हो जाएगा पहली स्थिति में। अब हम केस नंबर 2 देखेंगे, यानी जब वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए उस टाइम आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोसेस सम है, हम मान लेते हैं कि दो द्रव्यमान है, एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं GMM डिवाइडेड बाय 2d का होल स्क्वायर। यहाँ पर F1 जो है ओरिजिनल फोर्स है, ओरिजिनल बल है और F2 उस स्थिति का बल है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम दोगुना कर देते हैं। इस प्रकार दो इक्वेशन हमने निकाल लिया, F1 का और F2 का। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भागा दे देंगे। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में हमने निकाल लिया F1 डिवाइडेड बाय F2, फिर बराबर का साइन देंगे। F1 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर उसको लिख दिए, फिर भागा का चिन्ह लगाएंगे और F2 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय 2d का होल स्क्वायर उसको पुट कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहला टर्म जो है GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वह जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे। जो भागा का चिन्ह है इसको गुना के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड टर्म में जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो जाएगा। इसमें जो सभी आपस में कैंसिल आउट होंगे सभी को कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ लास्ट में हमारा बचेगा 4, यानी हमने क्या पाया, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू 4। तो इसी इक्वेशन से अब हम लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय 4, यानी F2 जो होगा वह F1 का 1/4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आकर्षण बल जो होगा वह घटकर 1/4 हो जाएगा, यानी जब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो उसमें आकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। अब अगला स्थिति पर विचार करेंगे, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो हम मान लेते हैं कि M और M दो द्रव्यमान है और उनके बीच का डिस्टेंस d है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और F2 इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय 3d का होल स्क्वायर। 3d इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में लिखा हुआ है कि अगर दूरी को 3 गुनी कर दिया जाए तो यानी F2 के केस में हम d को 3d ले लेंगे। इस प्रकार दो इक्वेशन पहला और दूसरा हमने निकाल लिया। अब हम पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से भगा देंगे जैसा कि शुरू से करते आ रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल गया F1 डिवाइडेड बाय F2। अब बराबर देंगे, राइट हैंड साइड को लिखेंगे। F1 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर उसका जैसा है उसको वैसे ही लिख दिए।
भागा का चिन्ह लगाएंगे, F2 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय D का 3D का होल स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म जो है GMM डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, उसको वैसे ही लिख दिए। भागा का चिन्ह को गुना के चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड टर्म में जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो गया। जो सभी कैंसिल आउट होंगे सभी को कैंसिल आउट कर देंगे। लास्ट में हमारा बचेगा सिर्फ 9, यानी हमने पाया F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू 9। इसी से हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय 9, यानी F2 जो है वह F1 का 9वां भाग हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि आकर्षण बल जो है वह 1/9 गुना हो जाएगा। तो जब दोनों के बीच का दूरी 3 गुनी कर दी जाएगी उस टाइम आकर्षण बल जो है 1/9 गुना हो जाएगा। अगला केस है कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं, इसमें भी हम मान लेते हैं कि कैपिटल M और स्मॉल m दो द्रव्यमान है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वह D है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी लिखेंगे F1 इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय D स्क्वायर और F2 इज इक्वल टू G2M डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुने कर दिए जाएंगे, यानी बड़ी M जो है कैपिटल M वह भी 2M हो जाएगी और स्मॉल m जो है वह भी 2M हो जाएगी। इस प्रकार F1 और F2 दो इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे F1 डिवाइडेड बाय F2, फिर बराबर का साइन देंगे और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे F1 का जो वैल्यू है GMM डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, उसको वैसे ही पुट कर देंगे। भागा का चिन्ह लगाएंगे और F2 का जो वैल्यू है G2M डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, उसको पुट कर दिए। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और पहला टर्म जो है GMM डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, उसको वैसे ही लिख दिए। भागा का चिन्ह को गुना के चिन्ह में चेंज कर दिए और फिर सेकंड टर्म का जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो गया। इसी प्रकार आपस में जो सभी कैंसिल आउट होंगे सभी को कैंसिल आउट कर देंगे। लास्ट में हमारा बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी हमने पाया F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। इसी से हम लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 4F1, यानी बल जो है वह 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों द्रव्यमानों को हम 2 गुने कर देंगे तो आकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं? ये क्वेश्चन एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चूंकि हम जानते हैं कि ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर गति करती हैं, तो सूर्य के चारों ओर ये ग्रह क्यों गति करती हैं, कैसे करती हैं, इसका वर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम काफी उपयोगी होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, इसका भी वर्णन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कर सकता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करती है, इसका भी वर्णन इस नियम के आधार पर किया जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर जो गिरती है, क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, इसका भी वर्णन ये नियम से किया जा सकता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? जब पृथ्वी की सतह के समीप किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो यह एक नियत त्वरण से नीचे गिरती है। देखिए ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि पृथ्वी के सतह के समीप अगर आप किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिरने छोड़ देंगे तो वह एक फिक्स्ड एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, एक नियत त्वरण से नीचे आएगी।
इसी नियत त्वरण को ही मुक्त पतन का त्वरण कहा जाता है। तो ये त्वरण यानी जिस त्वरण से कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे आएगी उसी त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण कहा जाता है। और इस त्वरण को स्मॉल जी द्वारा सूचित किया जाता है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इससे हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस प्रकार मुक्त पतन का जो त्वरण है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, विश्व के सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होती हैं उनके द्रव्यमान के कारण उसे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु या पृथ्वी के समीप किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है उससे गुरुत्वीय बल कहा जाता है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवतीय रेखा पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक व्यक्ति जो है ध्रुव प्रदेश पर जाकर कुछ ग्राम सोना खरीदता है और फिर उस सोने को वह विषुवतीय रेखा पर ले आता है और एक मित्र को दे देता है। तो हमें बताना है कि क्या उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट होगा। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जो भार होता है W, उसके लिए फॉर्मूला होता है mg, यानी किसी भी वस्तु का भार हम उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को करके ही निकाल सकते हैं, यानी W इज इक्वल टू होता है mg। तो चूंकि हम जानते हैं कि विषुवतीय रेखा पर g का जो मान होता है वह कम होता है और ध्रुव प्रदेश पर g का मान अधिक होता है। कारण क्या है कि पृथ्वी जो है वह संपूर्ण रूप से गोल नहीं है, वह चपटी है। तो विषुवतीय रेखा पर क्या होती है कि पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी का सतह इसके बीच की दूरी अधिक होती है, लेकिन ध्रुव प्रदेश पर पृथ्वी की सतह और केंद्र के बीच की दूरी कम होती है। इसीलिए ध्रुव प्रदेश पर g का मान अधिक होता है जबकि विषुवतीय रेखा पर g का मान कम होता है। तो जब g का मान कम होता है तो यहाँ पर भार भी कम होगा और ध्रुव पर g का मान जब अधिक होता है तो ध्रुव प्रदेश पर भार भी अधिक होगा। यानी किसी भी वस्तु का भार ध्रुव प्रदेश पर अधिक और उसी वस्तु का भार विषुवतीय रेखा पर कम होगा। तो ये सोना खरीदा गया ध्रुव पर, तो यानी जब ध्रुव प्रदेश पर यह सोना खरीदा गया तो उस टाइम जो भार शो कर रहा था वही भार विषुवतीय रेखा पर शो नहीं करेगा, यानी विषुवतीय रेखा पर उसका भार कम शो करेगा। इसीलिए उसका जो दोस्त है, विषुवतीय रेखा पर रहने वाला जो दोस्त है, वह सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। उसको लगेगा कि ये सोने का भार जो है ये जितना होना चाहिए उतना नहीं बल्कि उससे कम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? देखिए, अगर किसी कागज को किसी ऊंचाई से गिराया जाए और उसी कागज को एक बार अगर गेंद बनाकर गिराया जाए तो हम देखते हैं कि जब उसको गेंद बनाकर गिराया जाता है तो उस टाइम बहुत फास्ट गिरती है। तो क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि कागज जो है वो धीरे क्यों गिरती है और उससे बनी हुई गेंद जो है वो फास्ट क्यों गिरती है, इसका कारण हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, एक कागज की शीट और उसी से बनी हुई गेंद दोनों पर एक समान गुरुत्वीय बल लगता है। पृथ्वी जो है दोनों वस्तु पर एक समान बल लगाती है, चाहे वह कागज की शीट हो या फिर कागज की गेंद हो। दोनों स्थिति में गुरुत्वीय बल जो है वह एक समान ही रहता है। ऐसा नहीं कि जब गेंद बना दिया जाता है तो अधिक बल से खींचती है, ऐसा नहीं। चाहे वह कागज रहे या गेंद रहे, दोनों ही स्थिति में एक ही बल से पृथ्वी उसको खींचती है। फिर भी कागज की शीट धीमी गिरती है क्योंकि कागज की शीट पर वायु का प्रतिरोध
अधिक लगता है, जबकि कागज की गेंद का क्षेत्रफल कम होने के कारण वायु का प्रतिरोध कम लगता है। तो देखिए, एक जैसे बल से भले ही खींचती हैं, लेकिन फिर भी कागज जो है वह धीरे धीरे गिरती है और कागज की बनी हुई गेंद जो है वह फास्ट गिरती है। इसका कारण यह है कि वायु का प्रतिरोध, क्योंकि जब वह कागज के रूप में रहती है तो वायु के प्रतिरोध का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसी के कारण क्या होती है कि कागज धीरे धीरे गिरती है, लेकिन जब उसको मरोड़ कर गेंद बना दिया जाता है तो उस टाइम उसका क्षेत्रफल कम होने के कारण वायु के प्रतिरोध को कम झेलना पड़ता है, और इसी के कारण गेंद जो है वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि वायु का प्रतिरोध के कारण ही ऐसा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में यह बताया गया है कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल जो होगा वह कम होगा और पृथ्वी पर अधिक होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय बल होगा उसका 1/6 होगा चंद्रमा पर, यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का गुरुत्वीय बल F होगा तो चंद्रमा पर F/6 होगा। यह क्वेश्चन में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु है, उसका चंद्रमा पर न्यूटन में भार क्या होगा और पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो इसको बनाते हैं। देखिए, भार यानी W = फॉर्मूला होता है mg, यानी किसी भी वस्तु का भार के लिए क्या करना होता है ना, द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पर उस वस्तु का भार को कैलकुलेट करते हैं। तो भार के लिए mg होगा, m यानी द्रव्यमान और g यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो उस वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, और चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर हमने m और g दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। जब हमने गुना किया तो इसका वैल्यू निकल गया 98 न्यूटन, यानी उस वस्तु का पृथ्वी पर जो भार निकला वह 98 न्यूटन निकला। अब इसी वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में पहले ही लिखा गया है कि चंद्रमा पर जो भार होगा, जो गुरुत्वीय बल होगा, वह पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 होगा। तो चूंकि पृथ्वी पर हमने निकाला 98 न्यूटन, इसीलिए चंद्रमा पर जो भार होगा वह कितना होगा, वह 98 को 6 से भागा कर देंगे। तो इसी प्रकार वैल्यू निकल जाएगा 16.3 न्यूटन, यानी 16.3 न्यूटन। उस वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, 16.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। देखिए, क्वेश्चन को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक गेंद है जो जमीन की सतह पर है। अब इस गेंद को हमें ऊपर की ओर फेंकना है। तो जब हम इस गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है और वहां पल भर के लिए रेस्ट में आ जाती हैं। फिर ये गेंद नीचे उतरती है। तो ये गेंद जो है इसको कितने वेग से फेंका गया, 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इसकी वेग पल भर के लिए 0 हो गई, यानी v जो है वह 0। अब इसका जो a है यानी त्वरण वह है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है गेंद को हम ऊपर की दिशा में फेंके, लेकिन गुरुत्व त्वरण जो है वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करती है। इसीलिए डायरेक्शन अलग होने के कारण हम a का जो वैल्यू लेंगे वह नेगेटिव में लेंगे। इसीलिए a का वैल्यू इस सिचुएशन में हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन
और हमें कैलकुलेट करना है कि ये गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कितना समय लगेगा। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचेगी। इसके लिए हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। v के जगह पर 0, u के जगह पर 49, a के जगह पर -9.8 और s हमें कैलकुलेट करना है, इसीलिए s के जगह पर s। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर s का वैल्यू निकल जाएगा 122.5 मीटर। चूंकि इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान है और उम्मीद करते हैं कि ये इक्वेशन को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ गुना और भागा का ही खेल है। इसी प्रकार s हमारा निकल गया 122.5 मीटर, यानी ये गेंद जो है अधिकतम 122.5 मीटर तक पहुंचेगी। अब हम निकालेंगे कि गेंद फिर से धरती पर कितने समय के बाद वापस लौट आएगी। तो इसके लिए हम सिर्फ उसकी अपवर्ड मोशन को ध्यान में रखेंगे, यानी ये गेंद जो है जब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसी गति को ध्यान में रखते हुए अब हम इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब इसमें सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है, v का 0, u का 49, a का -9.8 और t हमें कैलकुलेट करना है, तो t को t ही रख दिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 5 सेकेंड, यानी गेंद जो है वह नीचे से अधिकतम बिंदु तक पहुंचती है 5 सेकेंड में। तो चूंकि ऊपर जाने में इसको 5 सेकेंड का वक्त लगता है, तो फिर ऊपर से नीचे जाने में भी 5 सेकेंड का वक्त लगेगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर वापस लौटने में कुल समय जो लगेगा वह 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड यानी 10 सेकेंड लगेगा। इस प्रकार पृथ्वी पर वापस लौटने में गेंद को 10 सेकेंड का समय लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार है, उसकी ऊंचाई दी हुई है 19.6 मीटर। अब मीनार की चोटी से एक पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया जाता है, तो हमें बताना है कि यह पत्थर जब पृथ्वी पर पहुंचेगी, यानी पृथ्वी को जस्ट जब टच करने की स्थिति में होगी, उस टाइम इसका वेग क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए क्या क्या डेटा हमारा दिया हुआ है। u दिया हुआ है 0, u यानी प्रारंभिक वेग। चूंकि पत्थर को जो है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, इसीलिए u जो है वह 0 दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है तय की गई दूरी s। ये क्या है, ये मीनार की जो ऊंचाई है 19.6 मीटर वह दिया हुआ है। इसके अलावा a का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि ये दिया हुआ नहीं है, ये होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि गुरुत्व त्वरण जो है वही यहाँ पर त्वरण के रूप में कार्य करेगा, यानी a का मान हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डेटा दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है अंतिम वेग यानी v। तो इसके लिए हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू हमें अपने अपने जगह पर पुट कर देना है। u के जगह 0, a के जगह 9.8, s के जगह 19.6। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि सॉल्व करना काफी आसान है, क्योंकि इक्वेशन जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल इक्वेशन है और उम्मीद करता हूं ये जो है आप खुद ही कर लेंगे। तो जब v का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी वह पत्थर जब पृथ्वी को जस्ट अब टच करने की स्थिति में होगी, उस टाइम पत्थर का अंतिम वेग होगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर
40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। एक पत्थर है जो कि ग्राउंड लेवल पर है। इस पत्थर को कुछ वेग से ऊपर की ओर फेंकना है। तो जब इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है और वहां पल भर के लिए रेस्ट में आती है और फिर ये पत्थर नीचे गिरने लगती है। तो ये जो पत्थर है इसको 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। जब यह पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गई उस टाइम इसका वेग v यानी अंतिम वेग जो है वह 0 हो गया, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पत्थर पल भर के लिए रेस्ट में आ जाती है। और इस स्थिति में हम a का जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का जो मान होगा वह गुरुत्व त्वरण का जो मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वही लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। कारण क्या है कि पत्थर को फेंका गया जिस वेग से उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर था, लेकिन गुरुत्व त्वरण का जो डायरेक्शन है वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। इसीलिए डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर हम एक्सीलरेशन में नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है अधिकतम ऊंचाई, यानी ये पत्थर जो है अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद कैलकुलेट करना है नेट विस्थापन, यानी पत्थर जो है ग्राउंड लेवल से अधिकतम ऊंचाई गई, फिर अधिकतम ऊंचाई से फिर वह ग्राउंड लेवल पर वापस गिरती हैं। तो पूरे भ्रमण काल में पत्थर का नेट विस्थापन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वह भी कैलकुलेट करना है। तो आइए एक एक चीज अब हम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे कि पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो अधिकतम ऊंचाई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, न काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2as। अब इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हम पुट कर देंगे। v के जगह पर 0, u के जगह पर 40, a -10 दिया हुआ है, और s हमें कैलकुलेट करना है। s यानी तय की गई दूरी जो कि है ऊंचाई, तो s हमें निकालना है, इसलिए s को s ही रख दिए। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर s का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 80 मीटर, यानी पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई जो है वह है 80 मीटर। हमने निकाल लिया कि पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर होगा। अब हमें निकालना है नेट विस्थापन, यानी पत्थर को जब ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका गया तो ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची और उसके बाद फिर वह नीचे गिर आई ग्राउंड लेवल पर। तो पूरे यात्रा में पत्थर का नेट विस्थापन क्या हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया तो ये 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची, फिर जब ये पत्थर नीचे गिरी तो फिर नीचे ये 80 मीटर नीचे की ओर आई। तो इस प्रकार पत्थर जो है जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी वही पहुंच गई। तो इसलिए विस्थापन जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कहां से यात्रा शुरू की थी और कहां पहुंची, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये जो है ये जहां से यात्रा शुरू की थी वही पहुंच गई, इसलिए नेट विस्थापन जो होगा पत्थर का वह होगा 0। अब हम निकालेंगे पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो देखिए, पत्थर को जब ऊपर की ओर फेंका गया तो ये 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची, फिर ये पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरी तो फिर ये 80 मीटर की दूरी तय की, यानी पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा वह होगा 80 मीटर प्लस 80 मीटर, यानी 160 मीटर। तो इस प्रकार पत्थर द्वारा कुल दूरी जो तय की गई वह 160 मीटर रहा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम और सूर्य का द्रव्यमान
2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, और दोनों के बीच औसत दूरी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमें निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब इसी में सभी का वैल्यू हमें अपने अपने जगह पर पुट कर देना है और F हमें कैलकुलेट कर लेना है। चूंकि हम जानते हैं कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M जो है वह हम सूर्य का द्रव्यमान ले लेंगे, स्मॉल m जो है वह पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेंगे, और d जो है ये दोनों के बीच औसत दूरी जो दिया हुआ है वह ले लेंगे। इसी प्रकार इसमें सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट करके हमें गुना और भागा कर देना है। चूंकि ये क्वेश्चन जो है ये खुद आप ही को करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गुना और भागा नहीं सिखाने वाले हैं, बल्कि ये बताने वाले हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F का वैल्यू निकल जाएगा 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल हमारा निकल गया 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई दी हुई है 100 मीटर। अब इस मीनार की चोटी से एक पत्थर को जस्ट नीचे ड्रॉप किया जाना है, उसको फेंकना नहीं है, उसको जस्ट ड्रॉप किया जाना है। तो जिस टाइम इस पत्थर को ड्रॉप किया जाता है ठीक उसी टाइम, उसके आगे पीछे नहीं, ठीक उसी टाइम एक दूसरे पत्थर मीनार की आधार से ऊपर की ओर फेंका जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये दोनों पत्थर आपस में कब और कहां मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पत्थर फेंकने के कितने समय के बाद और कितनी ऊंचाई पर एक दूसरे से मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों पत्थर t समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी जब से ये फेंका गया उससे t सेकंड के बाद ये दोनों पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब जो है पहली पत्थर द्वारा, यानी जो पत्थर ऊंचाई से ड्रॉप किया गया, मान लेते हैं कि ये पत्थर जो है मिलने से पहले s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो पत्थर है इसके द्वारा तय की गई दूरी को हम निकाल लेते हैं और इसको हम s1 मान लेते हैं। तो s1 इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए दोनों पत्थर जब आपस में मिल जाती हैं तो पहली पत्थर भी कुछ दूरी तय करती है और दूसरी पत्थर यानी नीचे वाली जो पत्थर है वह भी कुछ दूरी तय करती है। तो ऊपर वाली जो पत्थर है वह जो दूरी तय करती है उसको हम s1 मानेंगे, नीचे वाली पत्थर जो है वह जो दूरी तय करती है उसको हम s2 मानेंगे। तो पहले हम ऊपर वाली पत्थर द्वारा तय की गई दूरी को कैलकुलेट करते हैं और इसको हम s1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है हम ऊपर वाली पत्थर के लिए लगाएंगे। अब इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू हमें अपने अपने जगह पर पुट कर देना है। u 0 होगा क्योंकि ये पत्थर को जो है जस्ट ड्रॉप किया गया, यानी विरामावस्था से छोड़ा गया, इसीलिए u का वैल्यू हम 0 लगा देंगे। t हमें निकालना है इसीलिए t को t ही रख दिए। a का जो वैल्यू है वह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 10 हम लेंगे, क्योंकि 9.8 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू जो है हम 10 लेंगे, क्योंकि g का मान 10 भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए a के जगह पर 10 और t हमें मालूम नहीं है इसीलिए t को t ही रख दिए। अब पहला टर्म जो है 0 गुना t, ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या न हाफ गुना 10 गुना t स्क्वायर, यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर। तो ऊपर वाली पत्थर जो है मिलने से पहले कितनी दूरी तय करती है 5t स्क्वायर,
ठीक इसी प्रकार निचले वाली पत्थर जो है मिलने से पहले कितनी दूरी तय करती है, यानी S2 क्या है ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि S1 हमारा कितना निकला। S1 हमारा निकला 5t²। अब हम S2 निकालेंगे। S2 कहने का मतलब कि निचली वाली पत्थर द्वारा मिलने से पहले तय की गई दूरी। तो S2 के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे न, वही ut प्लस हाफ at²। ये इक्वेशन हम निचली वाली पत्थर के लिए लगाएंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, इसीलिए u के जगह पर हम 25 फुट कर दिए। t हमें मालूम नहीं है, t को t ही रख दिए। 1/2 जैसा है उसको वैसे रख दिए। a के जगह पर यहाँ पर हम -10 फुट करेंगे। कारण क्या है कि पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, लेकिन गुरुत्व त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर a का वैल्यू जो हम लेंगे वह नेगेटिव साइन में लेंगे, इसीलिए a के जगह पर -10 हम पुट कर दिए। t हमें मालूम नहीं, t को t ही रख दिए। अब यहाँ पर 25 t जो है वो जैसा है उसको वैसे रख दिए। अब माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब 1/2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5t²। इसी प्रकार S2 हमारा निकल गया 25t माइनस 5t²। अब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, S1 को और S2 को। देखिए S1 क्या है न, मिलने से पहले पहली पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, और S2 जो है मिलने से पहले दूसरी पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। तो दोनों पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा न, मीनार की जो ऊंचाई है 100 मीटर वही होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100 मीटर। अब हम यहाँ पर S1 का वैल्यू पुट कर देंगे और S2 का भी वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 5t² और माइनस 5t² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या न, 25t इज इक्वल टू 100। इसी प्रकार t हमारा निकल जाएगा कितना न, t हमारा निकल जाएगा 4 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पत्थर को फेंकने से 4 सेकंड के बाद ये दोनों पत्थर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। इस प्रकार हमने निकाल लिया कि ये पत्थर कब मिलेंगे न, ये पत्थर फेंकने के 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब हमें निकालना है कि ये पत्थर कहां पर मिलेंगे, यानी कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे। चूंकि हमने अभी अभी निकाला कि S1 इज इक्वल टू 5t²। S1 कहने का मतलब ऊपर वाली पत्थर द्वारा मिलने से पहले तय की गई दूरी। तो S1 इज इक्वल टू 5t² हमने अभी निकाला। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी t का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 4 सेकंड, तो t के जगह पर 4 पुट कर दिए। इसी प्रकार 5 गुना 16 यानी हो गया हमारा 80 मीटर। तो ये दोनों पत्थर कहाँ मिलेंगे न, जब ऊपर वाली पत्थर 80 मीटर नीचे उतरेगी उस टाइम ये दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे। यानी अगर मीनार की चोटी से गहराई नापा जाए तो 80 मीटर नीचे ये दोनों पत्थर मिलेंगे, और अगर मीनार के आधार से इसकी ऊंचाई निकाला जाए तो कितना होगा न, 100 में 80 घटा देंगे यानी 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। तो अगर आधार से हमें ऊंचाई बताना हो तो 20 मीटर, और अगर चोटी से हमें गहराई बताना हो तो 80 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई और 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। देखिए एक गेंद को एक व्यक्ति द्वारा ऊपर की ओर फेंका गया, तो जब यह फेंक दिए उसके 6 सेकंड के बाद गेंद वापस उनके हाथ में आ गिरती है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें 3 चीज निकालना है। पहली कि ये किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, दूसरी बात ये कि ये गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंची, और तीसरी ये कि जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड होगा यानी फेंकने के 4 सेकंड के बाद गेंद कहां पर होंगी, कितनी ऊंचाई पर होंगी, ये हमें निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
अब आइए हम निकालते हैं कि गेंद को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। इसके लिए हम ऊपर की ओर गति को ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि गेंद को जब ऊपर की ओर फेंका गया तो ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची, फिर वहां से नीचे गिरने लगी। तो यहाँ दो तरह की गति है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो अब जो हम इक्वेशन लगाएंगे वह सिर्फ ऊपर वाली गति को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर टी निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गेंद को जब फेंका गया उसके 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले के हाथ में गेंद वापस आ गया। यानी अगर कहा जाए कि कितने समय तक वो ऊपर की ओर गति की और कितने समय तक नीचे की ओर गति की, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे ना, 2 से भागा दे देंगे। यानी कितने समय तक वह ऊपर की ओर गति की, ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम जो है 6 सेकंड, उसमें हम 2 भागा दे देंगे। यानी हमारा आ जाएगा 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड तक वह ऊपर की ओर गति की और फिर 3 सेकंड तक वह नीचे की ओर गति की। इस प्रकार टी का वैल्यू हमारा निकल गया 3 सेकंड। अब v जो है वह 0 है। v का मतलब अंतिम वेग, यानी जब ये पत्थर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं तो वहां पल भर के लिए ये रेस्ट में आ जाती हैं। यानी अंतिम वेग जो है ऊपर वाली गति के लिए अंतिम वेग वह 0 है। इसके अलावा a का जो मान लेंगे वह हम गुरुत्व त्वरण का जो मान है वह लेंगे। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम इसको 10 भी ले सकते हैं। तो इसीलिए जो गुरुत्व त्वरण है वही होगा हमारा एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो a के जगह पर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है हम नेगेटिव साइन में लेंगे, यानी a जो लेंगे वह -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। कारण क्या है कि गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया, लेकिन त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो त्वरण का डायरेक्शन गति के विपरीत दिशा में होने के कारण इससे हम नेगेटिव साइन में ही लेते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल गया टी, वी और ए। तो अब जो है प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v = u + at। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है। v के जगह पर 0, u हमें कैलकुलेट करना है, इसीलिए u को u ही रख दिए, प्लस का साइन जैसा है उसको वैसे दे दिए। a का जो वैल्यू है -10 उसको हम पुट कर दिए और t का 3 सेकंड। इसी प्रकार जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी उस गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं u हमने कितना कैलकुलेट किया, 30 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई, यानी ये गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंची ये हमें निकालना है। इसके लिए हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2as। अब इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है। v के जगह पर 0, u के जगह पर 30, a के जगह पर -10 और s हमें कैलकुलेट करना है, s को s ही रख दिए। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चूंकि सॉल्व करना काफी आसान है, सिर्फ गुना और भागा है, ये आप आसानी से कर लेंगे। तो s हमारा निकल जाएगा 45 मीटर। यानी ये गेंद जो है अधिकतम 45 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी। इसी क्वेश्चन में अगला जो चीज हमें निकालना है वह है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। यानी फेंकने के 4 सेकंड के बाद गेंद कहां पर होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, चूंकि हमने देखा कि ये गेंद जो है 6 सेकंड के बाद वापस फेंकने वाले के हाथ में आती है, यानी जब 3 सेकंड पूरा हो जाता है उस टाइम ये गेंद एकदम अधिकतम ऊंचाई पर रहती है। तो यानी 3 सेकंड बीतने के बाद ये गेंद अधिकतम ऊंचाई पर होती है। तो यानी अधिकतम ऊंचाई से सिर्फ 1 सेकंड तक गिरेगी, तो फिर हमारा 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड तक जितनी दूरी तक गिरेगी और जहां पर आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड तक गेंद अगर गिरती है और फिर जहां पर आती है 1 सेकंड के पश्चात, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। हम मान लेते हैं
कि 1 सेकंड पश्चात गेंद अधिकतम ऊंचाई से h दूरी नीचे होगी। यानी गेंद जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है उसके 1 सेकंड के पश्चात गेंद जो है उस अधिकतम ऊंचाई से कितनी दूरी नीचे होगी न h दूरी नीचे होगी, ये हम मान लिए। अब हम h को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u के जगह पर हम 0 पुट करेंगे क्योंकि अधिकतम ऊंचाई से जब गेंद नीचे आ रही है उस टाइम इसका प्रारंभिक वेग 0 रहता है, इसीलिए u के जगह पर 0। t का वैल्यू 1 लगाएंगे, a के जगह पर 10 और फिर t के जगह पर 1। अब 0 को जब 1 से हम गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। प्लस देने के बाद यहाँ पर जब हम ये अगला जो टर्म है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 5, यानी s का वैल्यू हमारा निकल गया 5 मीटर। तो ये गेंद जो है अधिकतम ऊंचाई से 5 मीटर नीचे होगी। कब? जब इस गेंद को फेंकने वाले के हाथ से फेंका गया उसके 4 सेकंड के पश्चात गेंद कहां पर होगी न अधिकतम ऊंचाई से 5 मीटर नीचे होगी। यानी धरती से अगर इसकी ऊंचाई कहा जाए तो धरती से इसकी ऊंचाई क्या होगी ना, कुल ऊंचाई में हम 5 घटा देंगे, यानी 45 है कुल ऊंचाई, उसमें 5 मीटर घटा देंगे यानी 40 मीटर। तो 4 सेकंड के पश्चात गेंद जो है वह फेंकने वाले के हाथ से 40 मीटर की ऊंचाई पर होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? ये जो क्वेश्चन है ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाए तो उस पर जो उत्प्लावन बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा। तो देखिए, किसी भी द्रव में जब किसी वस्तु को डुबाई जाती है तो उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? देखिए, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी प्लास्टिक के गुटके को पानी के अंदर ले जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं तो ये जो है पानी के सरफेस पर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु किसी द्रव में तैरेगा या डूबेगा यह उस वस्तु और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु किसी द्रव में कब डूबेगा और कब तैरेगा ये किस बात पर निर्भर करता है? न उस वस्तु का घनत्व और उस द्रव का घनत्व पर। अगर द्रव का घनत्व कम और वस्तु का घनत्व अधिक हो तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। यानी जब वस्तु का घनत्व अधिक हो तो वह वस्तु डूब जाएगा, लेकिन जब वस्तु का घनत्व कम होगा तो वह द्रव में तैरने लगेगा। तो चूंकि इस स्थिति में क्या है ना, इस स्थिति में प्लास्टिक का जो घनत्व है वह कम है और पानी का घनत्व अधिक है, इसीलिए पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़ने पर यह पानी के सतह पर आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखिए, पदार्थ है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम और इसका आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि ये पदार्थ को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो ये पानी में तैरेगा या डूबेगा। क्वेश्चन में पानी का घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे न, पदार्थ का घनत्व निकालेंगे। और घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान भागा आयतन। द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम और आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम भागा देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस पदार्थ का घनत्व निकल गया 2.5। तो चूंकि क्वेश्चन में पानी का घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमने क्या पाया न, पदार्थ का घनत्व जो है वह अधिक है और
पानी का घनत्व कम है। तो जब पदार्थ का घनत्व अधिक होता है तो क्या होता है न, वह द्रव में डूब जाता है। तो इसलिए ये पदार्थ जो है अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो ये पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, प्रोसेस बनाने का एकदम बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन में है कि 500 ग्राम के एक मुहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए एक पैकेट है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 500 ग्राम और आयतन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि ये पैकेट जो है पानी में छोड़ देने से ये तैरेगा या डूबेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि ये पैकेट द्वारा जो पानी विस्थापित की जाएगी उस पानी का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम उस पैकेट का घनत्व निकालते हैं। घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान भागा आयतन। द्रव्यमान के जगह पर 500 ग्राम और आयतन के जगह पर 350 सेंटीमीटर क्यूब हमने पुट कर दिया। जब हम इसको भागा देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस पैकेट का घनत्व हमारा निकल गया 1.43। तो हमने क्या देखा कि पैकेट का घनत्व जो है वह अधिक है और पानी का घनत्व कम है, क्योंकि पानी का घनत्व जो है वह है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जब पैकेट का घनत्व अधिक है तो क्या होगा ना, पैकेट जो है वह पानी में डूब जाएगा। तो इस प्रकार पैकेट पानी में डूब जाएगा। अब हमें निकालना है कि पैकेट द्वारा जो पानी विस्थापित की गई उस पानी का द्रव्यमान क्या होगा। हमें निकालना है पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान, यानी पैकेट को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो पैकेट जब पानी में डूब जाती है तो पैकेट अपने जितना आयतन उतने आयतन पानी उस जगह से विस्थापित कर देती है। तो यानी पैकेट जो पानी को विस्थापित कर दी उस पानी का क्या द्रव्यमान है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पानी का आयतन यानी विस्थापित पानी का आयतन के साथ गुना कर देंगे पानी का घनत्व, यानी जो पानी विस्थापित की गई उस पानी का आयतन गुना पानी का घनत्व। तब कितना पानी विस्थापित होगी ना, उस पैकेट का जो आयतन है उतना ही आयतन का पानी विस्थापित होगी। तो चूंकि पैकेट का आयतन दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए वह पैकेट जो है कितनी पानी विस्थापित करेगी, 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए पानी के आयतन के जगह पर हम 350 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर दिए। अब हम गुना का चिन्ह लगाएंगे और पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको हम आपस में गुना करेंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा 350 ग्राम, यानी विस्थापित पानी का आयतन विस्थापित पानी का जो द्रव्यमान है वो हमारा निकल गया 350 ग्राम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।